नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी मौर्यकालीन कला की और उससे अगला जो हमारा पड़ाव आता है वो आता है शुंगकालीन कला। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मौर्यकाल, शुंगकाल, कुषाण काल, आंध्र सातवाहन काल इन सभी कालों में जो कला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित रही है। और यहाँ पर बौद्ध के जो दोनों जो संप्रदाय हैं हीनयान और महायान दोनों का ही प्रभाव है वो कला पर देखने को मिलता है। आरंभिक हमारे पास जो शुंग काल है, मौर्य काल है, उसमें हीनयान यानी कि प्रतीकात्मक रूप से महात्मा बुद्ध को पूजा गया है या फिर उनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो उकेरी गई हैं। कुषाण काल से हमारे पास महात्मा बुद्ध का एक मूर्त रूप यानी कि उनको एक आकृति दी गई, एक रूप दिया गया जिससे हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हैं। तो वहाँ से महायान आरंभ होता है क्योंकि महायान में मूर्त रूप की पूजा होती है या मूर्त रूप शामिल होता है। हीनयान में प्रतीकात्मक रूप से महात्मा बुद्ध के बारे में उत्कीर्ण किया गया है, कलाकृतियाँ बनाई गई हैं या उनकी पूजा की गई है। अंतिम मौर्य शासक वृद्धत मौर्य की हत्या करके जो उनके सेनापति थे पुष्यमित्र, उन्होंने 184 ईस्वी पूर्व शुंग काल की स्थापना की। शुंग काल 75 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा और इस दौरान जो कला है उसमें काफ़ी उन्नति देखने को मिली। लोक कला का प्रभाव इनकी कलाकृतियों पर दिखाई देता है। इस दौरान मूर्तिकला, स्थापत्य कला और साहित्य के क्षेत्र में भी जो कला है उसने काफ़ी उन्नति की थी और आज भी उसके प्रमाण हमारे सामने देखने को मिलते हैं। शुंग काल में राजकीय कला का स्थान अब लोक कला ने ले लिया था। राजाश्रय की जगह जनता ने कलाकृतियों को बढ़ावा दिया। दाताओं ने दान से वेदिकाओं की सूचियों में कलाकृतियाँ बनवाई। पहली बार राष्ट्रीय कला के रूप में राष्ट्रीय भावनाओं को प्रकट किया गया एक कलाकृति के माध्यम से। तो यहाँ पर जो प्रतीक हैं वो और भी स्थिर बनाए गए, उनके अर्थ थे वो और भी विस्तृत हुए और यहाँ पर जो सौंदर्य है वो काफ़ी रसात्मक दिखाई देता है। शुंग काल में यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनके साथ अब उनका नाम भी खुदने लगा था। शालबंजिकाओं का अंकन इस काल में दिखाई देता है। पहले मूर्तियों को आधार देने के लिए एक चौकी बनाई जाती थी, लेकिन शुंग काल में वो जो चौकी है उसका स्थान ले लिया वाहन ने। जैसे गजवाहन है या फिर मकर है या फिर जैसे गणेश के वाहन है वो मुष्क हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से मूर्तियों में अब चौकी के स्थान पर जो उन देवी देवताओं के वाहन थे उनको यहाँ पर बनाया जाने लगा। अब शरीर पर गहने और अधिक बनाए जाने लगे। नई आकृतियाँ भी बनाई गई जिसमें जो पंखों से युक्त एक शेर है वो प्रमुख है। धूप छाया का ध्यान रखा गया है। शुंगकालीन जो कला है वो हीनयान धर्म से संबंधित है और हीनयान बौद्ध धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो बुद्ध को देवता नहीं बल्कि किसी एक मानव के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ नहीं बल्कि प्रतीक के रूप में पूजा के लिए चिन्ह हैं वो बनाए गए हैं। मौर्य काल में ये अर्थ हैं वो इतने स्पष्ट नहीं थे, लेकिन शुंग काल में आते आते उनके जो अर्थ हैं वो काफ़ी विस्तृत हो जाते हैं। वेदिका और जो तोरण है उनकी बडेरियों पर मुख्य रूप से जो जातक कथाएं हैं उनको उकेरा गया है और जो कला है उसको एक कथा का रूप दे दिया गया है कि वर्णात्मक चित्र बनाए गए हैं कि आप एक चित्र देखते हैं तो उसमें पूरी कहानी आपको दिखाई देगी। और यह एक तरह से पहला प्रयास था जिसमें इस प्रकार से कथा के द्वारा वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो काफ़ी सफल रूप से इन्होंने उत्कीर्ण की हैं। यथार्थता आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। यथार्थता से ये कलाकार थे वो काफ़ी दूर थे। मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और गीता का भी रचना काल यही काल रहा है। इस काल में पतंजलि की जो अष्टाध्यायी रचना है वो भी प्रमुख रूप से मानी गई है। यह इस काल के प्रधान पुरोहित थे। हालांकि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म के प्रति आरंभ में असहिष्णु थे क्योंकि बुद्धों ने उनके साथ असहयोग और जो विरुद्ध आचरण था वो किया था। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाकर ब्राह्मण धर्म को और संस्कृत भाषा का प्रचार किया था। इसलिए भी क्योंकि बौद्ध जो भिक्षु थे या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो उनके खिलाफ हो गए थे और एक तरह से षड्यंत्र रचने लगे थे।
मिनादर ने पुष्यमित्र पर आक्रमण भी किया था और इसी बात से क्रोधित होकर पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र से लेकर जालघर तक के जितने बौद्ध विहार थे उनको जला डाला था। लेकिन बाद में जब बौद्धों के जो व्यवहार था उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ और इसी वजह से उनका जो रवैया था पुष्यमित्र का बौद्धों के खिलाफ या बौद्ध धर्म के खिलाफ वो काफ़ी सकारात्मक हो गया था। शुंग काल के जो प्रमुख कला केंद्र हैं वो हैं बरहूत, बोधगया और सांची। और इनके अलावा मथुरा, उदयगिरी, खंडगिरी आदि अनेक स्थानों से भी हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसमें शिल्प की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पुराना जो केंद्र है वो बरहूत है, उसके बाद बोधगया और उसके बाद सांची। तीनों ही स्थानों पर जो वेदिकाएं हैं वो शुंग काल के राजाओं द्वारा या वहाँ के जो लोक कलाकार थे उनके द्वारा बनाई गई हैं। भरहूत और सांची में ये वेदिकाएं स्तूप के चारों तरफ बनाई गई हैं, जबकि जो बोध गया में वज्रासन के पास हमें बोध गया मंदिर में जो वेदिका मिली है वो उसके चारों तरफ रखी गई है और इसी में जो शिल्पगत अंतर है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम भरहूत कला केंद्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यहाँ पर जो स्तूप था वो एक तरह से नष्ट हो चुका है। कनिंगम महोदय ने इस स्थान की खोज की थी और यहाँ पर जो बिखरे हुए उसके टुकड़े थे या बिखरे हुए जो अवशेष थे जिनको पर एक तरह से जो धोबी हैं वो कपड़े धोते थे उनको वहाँ से इकट्ठा किया और कोलकाता के संग्रहालय में उनको सुरक्षित रखवाया। इसके बाद काफ़ी जो अन्य सामग्रियाँ थी वो भी हमें प्राप्त हुई हैं। वो इलाहाबाद, वाराणसी और सतना के संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई हैं। यहाँ से प्राप्त जो वेदिका है उसके अवशेष हैं जो कि काफ़ी अलंकृत हैं। स्तूप के जो तोरण थे वो भी अलंकृत थे। हमें केवल पूर्वी तोरण का जो द्वार है वही मिला है और इस पर वेदिका की अपेक्षा काफ़ी कम जो अलंकरण है वो किया गया है। बरहुत के स्तूप के हमें जो अवशेष मिले हैं उन पर बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं का अंकन किया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म का, दूसरा ज्ञान का और जो तीसरा है वो धर्मचक्र परिवर्तन का और चौथा जो दृश्य है वो बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु का जो दृश्य है वो अंकित किया गया है। इसके अलावा यहाँ से जातक कथाओं का अलंकरण है वो भी हमें प्राप्त होता है। इसमें महाकवि जातक, वेसंतर जातक या फिर षड्दंत जातक है वो काफ़ी प्रमुख रूप से उकेरी गई है। ऐतिहासिक घटनाओं का मूर्तन भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ से हमें यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्तियाँ हैं वो भी प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश में परंपरा है कि वहाँ पर यक्ष और यक्षिणियों को ग्राम्य देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक अंकन जो विविध देवांकन है कि यहाँ पर जैसे नागदेव का मूर्तन रूप भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ऐरावत नाग एक तोरण के ऊपर बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। उसके अलावा जीव जंतुओं का जो रूप है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें हाथी, बैल, घोड़ा, नाग, बंदर और मछली की पूंछ वाला बैल भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर कुछ विचित्र जो पशु हैं वो भी बनाए गए हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अंकन भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। बरहूत में कुछ हास्य दृश्य भी हमें प्राप्त हुए हैं कि एक बंदर हाथ में चिमटा लेकर खड़ा है और सामने बैठे किसी व्यक्ति का दांत पकड़कर खींच रहा है। तो इस प्रकार के दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें बोध गया केंद्र की तो यह बिहार प्रांत में गया जनपद मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर जो गौतम थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और यहाँ पर अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया था जो ईंटों से बना हुआ था, लेकिन सुंग शासकों ने उस पर पत्थर की बनवाई हुई ईंटों से उसको ढक दिया था जैसे कि भरहूत में है। लेकिन अब यह सब नष्ट हो चुका है। कुछ ही अंश हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी बरहूत के स्तूप की तरह बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं का अंकन किया गया है। जातक कथाओं का प्रदर्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भारतीय वेश में सूर्य मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि जिसमें सूर्य देवता हैं वो 4 अश्व वाले रथ पर विराजमान है जिसमें एक ही पहिया है और उसके पीछे एक चक्र है वो दिखाई देता है। यहाँ पर नक्षत्रों का चित्रण भी हमें मिलता है जिसमें मेष है, वृष है, कर्क, कन्या, मिथुन, मीन, वृश्चिक आदि अनेक राशियों का या नक्षत्रों का जो
चिन्ह है वो यहाँ पर उकेरा गया है। शाल भंजिका और नारी मूर्तन है वो हमें यहाँ पर बड़ा ही सौंदर्यमयी रूप लिए हुए दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि माया जब अपने मायके गई थी तो रास्ते में वो लुम्बिनी वन में रुकी थी और वो वहाँ की जो शाल वृक्ष की टहनियाँ थी उनको पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो डाल स्वयं उनके हाथ में आ गई थी झुककर। तो इस जो क्रीड़ा हुई थी या जो प्रक्रिया हुई थी उसको शाल भंजिका का नाम दिया गया है। ऐसे दृश्य आपको भरहूत, बोधगया और सांची में भी दिखाई देंगे। अगर कला केंद्र सांची की बात करें तो यह स्थान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भोपाल तथा विदिशा के पास ही यह स्थित है। सांची स्तूप के बारे में मैं मौर्यकालीन जो कला है उसके बारे में विस्तृत रूप से बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो स्तूप हैं वो 3 है, संख्या 1, 2 और 3। और यहाँ पर जो स्तूप है एक संख्या 1 वो महास्तूप है जो बहुत बड़ा है और इसके चारों तरफ जो वेदिका बनी है वो शुंग काल में बनाई गई है और इस पर जो वेदिका है उस पर भी अलंकरण है वो काफ़ी उच्च स्तर का किया गया है। यहाँ पर भी बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं वो प्रमुख रूप से उकेरी गई हैं। ऐतिहासिक दृश्य भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप की पूजा के लिए हाथी पर जाने का जो दृश्य है वो यहाँ पर अंकित आपको मिलेगा। जातक कथाएं भी यहाँ पर उकेरी गई हैं। महाकपि जातक, वेसंतर जातक आदि अनेक जो श्याम जातक आदि अनेक जो कथाएं हैं वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो तोरण है उस पर 3 बडेरियाँ हैं या फिर जो छत्र वहाँ पर लगाए गए हैं वो भी 3 हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध भिक्षुओं की 3 प्रतिज्ञाएं होती हैं उनका प्रतीकात्मक रूप है। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ये 3 जो प्रतिज्ञाएं हैं उसी का कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप लेकर उन्होंने 3 बडेरियाँ और जो 3 छत्र हैं वो यहाँ पर लगा रखे हैं। यहाँ पर जो पूर्ण घट कमल है या फिर गजलक्ष्मी को बुद्ध जन्म का प्रतीक भी बताया गया है। यहाँ पर जो लताएं बनाई गई हैं या पशु पक्षी बनाए गए हैं वो भी काफ़ी कुशलता से बनाए गए हैं। अश्व है, हस्ती है, हिरण है, सर्प है, सिंह है, ये काफ़ी पशु आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यक्ष, यक्षिणी और मानवाकृतियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सांची को शुंगकालीन कला का सबसे प्रधान केंद्र माना गया है। यहाँ पर आकृतियों में बहुलता तो आपको मिलेगी, साथ ही शैलीगत विशेषताएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। अन्य कला केंद्रों में हम यहाँ पर मथुरा को भी रखते हैं। यह प्राचीन समय से ही एक धार्मिक स्थल रहा है। शुंग काल में यहाँ पर जो मध्य देशीय कला थी वहाँ से प्रभावित होकर मूर्तियाँ हैं वो बनती रही हैं और आज भी मथुरा संग्रहालय में ये मूर्तियाँ सुरक्षित। तो ये तो थे शुंग काल के प्रमुख कला केंद्र। आने वाली जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्रमुख कलाकृतियों की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।